सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सबको पता है, भारत के भूगोल की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें हम भारत की नदियों का अध्ययन कर रहे थे और हमने उत्तर भारत की नदियों को पढ़ लिया था और आज से हम दक्षिण भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे। सही है। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी क्लासें कैसी लग रही हैं या आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए वो बता दें, वहीं से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, जैसा आपको बताया है कि भारत की नदियों से, भारत का भूगोल से सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये क्लास आपको खास करके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और डी ट्रिपल एस बी पीजीटी की जो भर्ती आई हुई है उनमें काम देगी। सही है। तो बात करते हैं भारत की दक्षिण भारत की नदियों की। दक्षिण भारत की नदियों को दोस्तों हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और दूसरा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब हम इसमें एक एक करके सारी नदियों की बात करेंगे। पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियां और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी, इसका उद्गम मैकाल पठार पर स्थित मैकाल पठार पर स्थित अमरकंटक चोटी से होता है। अमरकंटक चोटी से। ठीक है। ये नर्मदा नदी विंध्य तथा सतपुड़ा की रिफ्ट घाटी से प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई, नर्मदा नदी की लंबाई दोस्तों 1300 किलोमीटर है। 1300 किलोमीटर है और ये मध्य प्रदेश तथा गुजरात में, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में बहती है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों पश्चिम से पूरब बहने वाली नर्मदा नदी। पश्चिम से पूरब और रिफ्ट घाटी में बहने वाली और रिफ्ट घाटी में बहने वाली देश की सबसे लंबी, बहने वाली देश की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। और दोस्तों ये नदी भरूच से खंबात तक, भरूच से खंबात तक 24 किलोमीटर लंबा ज्वारनद मुख बनाती है।
ज्वारनदमुख या एस्चुरी बनाती है। आगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस नदी पर, नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में भेड़घाट या धुआंधार जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। जलप्रपात का निर्माण होता है। और दोस्तों, गुजरात में इस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। गुजरात में इस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। सरदार सरोवर बांध बना है। और क्या है, खंबात की खाड़ी में ये नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। और क्या कहते हैं इसको? इसको दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं इसको। बात करेंगे दोस्तों तापी, या इसको ताप्ती भी कहते हैं, ताप्ती नदी की। सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्गम की। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब से मुल्ताई तालाब से, सही है। इसकी लंबाई इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। और दोस्तों, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में तथा उसके समानांतर प्रवाहित होती है। ये नदी, ताप्ती नदी, सतपुड़ा के दक्षिण में तथा समानांतर प्रवाहित होती है। तथा समानांतर प्रवाहित होती है। दोस्तों, ये पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम और रिफ्ट घाटी में बहने वाली देश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और रिफ्ट घाटी में बहने वाली देश की दूसरी सबसे लंबी नदी, देश की दूसरी सबसे लंबी नदी। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में।
गुजरात में बहती है। मध्य प्रदेश में दोस्तों इसका 79%, 79% भाग पड़ता है, और महाराष्ट्र में इसका 16%, गुजरात में 6% भाग पड़ता है इस नदी का। और दोस्तों ककरापारा या काकरापारा तथा उकाई जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र सूरत में, गुजरात के सूरत में इसी नदी पर बने हैं। इसी नदी पर बने हैं। और दोस्तों लास्ट में ये नदी भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब बात करेंगे दोस्तों लूनी नदी की। लूनी नदी की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान राज्य के अजमेर जिले से, अजमेर राजस्थान राज्य के अजमेर के अरावली पर्वत से, अरावली से, सही ना। इसकी लंबाई, लूनी नदी की जो लंबाई है 320 किलोमीटर। लूनी की लंबाई 320 किलोमीटर है। ये देश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी लवण नदी है। देश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी लवण नदी है। ठीक है। तो दोस्तों ये राजस्थान राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये राजस्थान की दूसरी सबसे लंबी नदी ना। और इसके बाद में कच्छ के रण नामक दलदल में ये विलीन हो जाती है। कच्छ के रण नामक दलदल में विलीन हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों माही नदी, माही नदी, इसका उद्गम होता है विंध्य के उत्तरी कगार से। मध्य प्रदेश में विंध्य के उत्तरी कगार से माही नदी की लंबाई दोस्तों 853 किलोमीटर। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। गुजरात में बहती है। माही नदी दोस्तों
कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है और लास्ट में ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करेंगे साबरमती नदी की। साबरमती नदी इसका उद्गम राजस्थान में अरावली श्रेणी से होता है। राजस्थान में अरावली श्रेणी से इसका उद्गम होता है। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी लंबाई की। साबरमती की लंबाई 371 किलोमीटर है। 371 किलोमीटर। गांधीनगर और अहमदाबाद इसी नदी के किनारे पर बसे हैं। गांधीनगर और अहमदाबाद इसी नदी के तट पर बसे हैं। इसी नदी के तट पर बसे हैं। और दोस्तों साबरमती नदी गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है। गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी। अब बात करेंगे ताम्रपर्णी नदी। इसका उद्गम ताम्रपर्णी नदी का उद्गम कार्डमम पहाड़ियों से होता है। कार्डमम या इलायची की कार्डमम पहाड़ियों से होता है या इलायची की पहाड़ियों से। और ये पापनासम जलप्रपात का निर्माण करती है। पापनासम जलप्रपात का निर्माण करती है। पापनासम जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु राज्य में है और ये पलनी की पहाड़ियों पर है। पलनी पहाड़ियों पर है। पलनी की पहाड़ियों पर है। पापनासम को अगस्त्यार जलप्रपात भी कहते हैं। सही है ना। अब बात करेंगे दोस्तों पेरियार नदी की। पेरियार नदी अगर हम इसके उद्गम की बात करते हैं तो इसका उद्गम भी कार्डमम पहाड़ियों से होता है। कार्डमम पहाड़ियों से। तमिलनाडु में कार्डमम पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है।
पेरियार नदी की लंबाई 244 किलोमीटर है और ये केरल की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी है। केरल की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। लंबी और सबसे बड़ी नदी है। इडुक्की बांध इसी नदी पर बना है, पेरियार पर। इडुक्की बांध केरल में है, पेरियार नदी पर बना है। इसी नदी पर बना है। और दोस्तों मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध ये भी केरल में है। पेरियार और मुल्लायार नदी के संगम पर, मुल्लायार नदी के संगम पर बना है। संगम पर बना है। यह केरल की जीवन रेखा भी कहलाती है। क्या कहलाती है? केरल की जीवन रेखा भी कहलाती है। ठीक है। और दोस्तों ये वेम्बनाड झील में विलीन हो जाती है। वेम्बनाड झील में, वेम्बनाड झील में विलीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो बात की है वो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात की है। ये जितनी भी आज हमने बात की है सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो दोस्तों अगली क्लास में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। और दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दें ताकि उनको भी हमारी वीडियो का पता चल सके। और मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।